अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, सोचें क्या ये वही पंजाब है जिसे कभी पाकिस्तान का अनाज घर कहा जाता था? वो धरती जहां गंदम की बालियां खुशहाली की अलामत समझी जाती थी, आज वहां किसान अपनी ही फसल के दाम पर रुल रहा है। हुकूमत पंजाब ने 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने का फैसला किया है, जबकि काश्तकारों का मुतालबा है कि कम अज कम 4500 रुपए फी मन दिए जाएं ताकि लागत और मेहनत का कुछ तो सिला मिल सके। सवाल यह है कि क्या 3500 रुपए में आज के महंगे बीज, खाद, ज़राई अद्वियात, डीजल और बिजली के अखराजात पूरे हो सकते हैं? गंदम, चीनी, कपास और चावल, हर फसल के साथ एक नई कहानी, एक नया तनाज़े, एक नया घपला। मिल्स मालकान के मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं मगर किसान के हाथ खाली हैं। इमदादी कीमत का ऐलान हो या सब्सिडी की स्कीम, फायदा हमेशा दरमियानी तबके या बासर हलकों को क्यों पहुंचता है? किसान आज भी बर वक्त अदायगी, नहरी पानी की किल्लत, महंगी बिजली जैसे मसाइल में घिरा हुआ है। इसी दौरान करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियां और सरकारी अखराजात की नई मंजूरियों की खबरें सामने आती हैं। क्या वाकई इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही है? क्या एक ज़राई सूबे में सबसे पहले किसान की खुशहाली को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए? जब सूबे का किसान कर्जों के बोझ तले जमीन बेचने पर मजबूर हो तो क्या वीआईपी प्रोटोकॉल पर करोड़ों खर्च करना इंसाफ है? बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, सोलर पर टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं और बिजली तकसीमकार कंपनियां अरबों रुपए के नुकसानात का बोझ अवाम पर डाल रही है। गर्दशी कर्जे बढ़े तो उसकी कीमत भी आम सारिफ और किसान अदा करे। आखिर कब तक? अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो मईशत कैसे मुस्तहकम होगी? ज़राअत कमजोर होगी तो ग़िज़ाई कफालत कैसे बरकरार रह पाएगी? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब। आपको वेलकम करती हूँ। बुखारी साहब, सबसे पहले तो गंदम पर आते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने 3500 रुपए फी मन गंदम का रेट रखा और उनका दावा है कि ये किसानों के लिए बड़ा कोई बेहतरीन रेट है। आप क्या कहेंगे? आप लोग खुश हैं अब वज़ीर आला के ऐलान से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया शिजिया आपका और आपके सुनो टीवी का कि आपने इन हालात के अंदर, जबकि मीडिया पे और बहुत सी चीजें छाई हुई हैं और कोई ज़राअत का नाम नहीं ले रहा, और आप आज प्रोग्राम में आप मुझे सुन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया अगेन। गुजारिश ये है कि जो एक पॉलिसी, इसको मैं पॉलिसी तो नहीं कहूँगा, ये जो ऐलान हुआ है कि 3500 रुपए पे पंजाब हुकूमत नहीं खरीद कर रही, इन्होंने कोई एक मैकेनिज्म बनाया है कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसको आगे लेके आए हैं। जैसे मैं कहा करता हूं कि जो अब ज़राअत को भी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो है वो हत्थे चढ़ाया जा रहा है, कि वो जो बड़ी कंपनियां जिनमें बड़े बड़े नाम आपके सामने आएंगे, वो तकरीबन कोई 35 के लगभग जो है वो कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं जो गंदम खरीद करेंगी। अब पॉलिसी है क्या इन्होंने जो दी है, उसके मुताबिक ये है कि ये 5 लाख टन G2G खरीद करेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और जो 25 लाख टन जो है वो ये खरीद करेंगे, जो कंपनीज हैं वो पंजाब में खरीद करेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये 3500 रुपए आपने रेट रखा, आपने पहले भी ये जुर्म किया कि पिछली दफा आपने जो है वो जबरदस्ती हमसे 1800 और 2000 में गंदम खरीद की। आज शिजिया आपके पाकिस्तानी को, मेरे पाकिस्तानी को वो 5000 से ऊपर जो है वो मिल रही है, जो आटा की शक्ल में। तो मैं ये कहता हूं कि जब किसान को देने का वक्त आता है तो उस वक्त IMF भी आ जाती है बीच में, और उस वक्त हुकूमत को जो है वो मुसीबत पड़ जाती है। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा है कि इनके बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए, यानी दुनिया में नहीं कहीं, कहाँ ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो इतनी इस तरह की मराहत मिलती है। आपका नेबर कंट्री है इंडिया, आप देखें कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट को कौन सी गाड़ी दी गई है, आपके बांग्लादेश में कौन सी दी गई है, आपके श्रीलंका में कौन सी दी गई है। यानी हमारे मुल्क के अंदर ये तमाशा लगना होता है। और ये जो एक तरफ हम 10 अरब रुपए की जो PIA, अपनी पूरी PIA बेच रहे हैं, और एक जो है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जहां पे गुर्बत का ये आलम है
कि यकीन करें कि रमजान मुबारक का महीना है तो इसमें लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो पॉलिसी है कि आप 30 लाख टन खरीद करके बाकी जो सरप्लस होगी जी। वो कहाँ जाएगी, उसका रेट क्या होगा, वो किस तरह से ये खरीद करेंगे किसान से, वो उसके पे ऊपर पॉलिसी खामोश है। मुझे ये लग रहा है कि ये एक दिखावा है और इसमें इन्होंने ये करना है कि और उसके बाद फिर हमें और आपको याद होगा शिजिया, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आप 15 दिन इंतजार कर ले, पिछले गंदम की बात है, तो उसके बाद ये गंदम जो है आपको नजर नहीं आएगी। आज वो मेरी बात सच साबित हुई है। अब इस वक्त जो है जो मुल्क के अंदर जो एक्सपेक्टेड है, जो हुकूमत कह रही है, वो 3 करोड़ के लगभग जो है वो गंदम आपकी आने की तवक्को है और 1.5 से 2 माह रह गया है और किसान जो है वो बड़ा परेशान है। देखिए यानी कि ये जो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि स्ट्रेटेजिक वीट रिजर्व्स के लिए पहली पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुश्तमिल जो एक पॉलिसी उन्होंने दी है, जिसका भी आपने जिक्र भी किया है, वो तो कह रही है कि आज 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने इसमें प्री क्वालिफाई भी किया है। आप कह रहे हैं कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी किसानों के लिए और किसान अभी भी 4500 रुपए का मुतालबा ही कर रहा है। नहीं, एक तो गंदम के रेट बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा शिजिया, मैं ये कह रहा हूं और हुकूमत वक्त से भी कह रहा हूं कि आप ये बताएं कि आप ये 10% भी नहीं बनती, ये जो खरीदारी होगी आप कहाँ 3 करोड़ टन जो है वो होगी और कहाँ आप 30 जो है वो लाख टन जो है वो आप खरीद कर रहे हैं। बाकी जो सरप्लस होगी, जो 90% या 92%, वो उस गंदम का क्या बनेगा? क्या फिर यही माफिया हमसे लेगा? बात आप समझने की है ना कि ये जो कंपनीज लेंगी, ये 30 लाख टन लेंगी, बाकी जो गंदम है उसका क्या बनेगा? हम तो इस परेशानी में है। देखिए, फ्यूचर मार्केटिंग है दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसको एक राज रखा जाता है। कोई कुछ पता नहीं है, किसान ने गंदम काश्त कर ली, उसको नहीं पता उसको रेट क्या मिलना है। अभी हालिया दिनों में आप देखें, जो इस गंदम में मैंने जो है वो डीएपी की बोरी डाली है, वो 14,800 रुपए की लेके मैंने डाली है। अगर मैं अपने बाकी अखराजात वहां से उठवाने का लगा लूं तो वो आप देखें कि 15,000 रुपए में वो जो बोरी डाली। और मुझे जो है वो सारी चीजें आपने इंट्रो में भी बताई हैं कि हर चीज का जो है वो रेट बढ़ रहा है और फसल का रेट जो है वो नीचे आ रहा है। यानी आज से 3 साल पहले, 4 साल यानी साथ आप ये भी बता दें कि 1 एकड़ पर गंदम की असल लागत क्या बनती है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी क्लियर हो जाए कि ये जो 3500 रुपए वाकई लागत पूरी कर पाते भी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लागत कर पाती। देखिए, ये तो मेरा सिर्फ लागत, मुझे ये असूल होता है कि गवर्नमेंट जो है वो 25% जो है उसमें नफा रखती है किसान का। पहले जो है ये हम इसीलिए ये मुतालबा करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्रॉप कमीशन हो, जो हमारी जितने भी अखराजात हैं उनको लगाए, प्लस हमारा नफा लगाए और उसके बाद जो है वो उसका रेट अनाउंस करे। इन्होंने जो रेट लगाया था वो 3500 रुपए तो बहुत पहले लगाया था कि जी ये आपकी जो उसके ऊपर अखराजात आ रहे हैं 3500 रुपए। मुझे बताएं कि 6 महीने मैंने जो है वो उसके ऊपर मेहनत की, मैंने गर्मी सर्दी जो है वो बर्दाश्त की। ये जो लोग बातें करते हैं, ये किसी रोज आ जाए ना हमारे पास और इनको हम खड़ा करते हैं खेतों में और इनसे जो है वो 1 हफ्ता हम यहाँ पे ड्यूटी लेते हैं और इनको लग पता जाएगा कि किसान जो है वो कितनी मेहनत करता है। मतलब प्रपोज उसमें लागत भी पूरी नहीं होती। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। बुखारी साहब, दूसरा एक हम ये भी देखते हैं कि इमदादी कीमत का ऐलान तो हो जाता है लेकिन खरीदारी का अमल शफाफ नहीं होता। क्या छोटे किसानों को वाकई सरकारी मराकज तक रसाई मिलती है या फायदा फिर बड़े जिम्मेदारों को ही होता है? नहीं शिजिया, अब तो सरकारी मराकज रहे नहीं। मैं वही पूछना चाहता हूं कि जो पहले मतलब मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे वज़ीर आला रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं और जो बाकी हुकूमतें भी रही हैं, वो निजाम एक 76 साल से चला आ रहा था। फूड डिपार्टमेंट था, पास्को था आपका, वो खरीदारी करते थे। और ये जो अब रिजर्व की बात है, ये इन्होंने ये किया है कि उनको इतनी मराहत भी दी है कंपनीज को, अपने जो इन्होंने
गोदाम है वो ऑफर कर दिए हैं इस पॉलिसी के अंदर कि वो 4 माह के लिए यानी सितंबर तक वो उसको रखेंगे, जो है वो जो रिजर्व का नाम दे रहे हैं वो गोदामों के अंदर। और आप उसके बाद जो है जो बैंकों से उनको फायदा दिया गया है। मुझे बताएं कि किसान को क्या मिलता है? किसान को तो कुछ नहीं मिलता। वो जो सारी मेहनत है वो किसान करता है और फिर जो है ये माफियाज जो है वो उसकी मेहनत का समर जो है वो तो ले बुखारी साहब, उठते हैं। हुकूमत हमारे तो बच्चे बारहा आज भी यही दावा कर रही है कि हमने तो इतने कर्जे दिए हैं किसान को, किसान कार्ड दिए हैं, किसान मुकम्मल अब तो खुशहाल हो चुका है। आप कह रहे हैं सब तबाह हो गया है। आखिर इस सब में मुनाफा फिर कमा कौन रहा है? क्या किसान और हुकूमत के दरमियान जो मिल्स वाला खामोश माफिया है वो ही सिर्फ फायदे में है? जी बीबी, बात ये है कि हुकूमत की कोई पॉलिसी तो है नहीं है। मुझे बताएं कि जो खरीद करते हैं, अभी जिस तरह 1800 और 2000 में खरीद किया, मैं तो मारा गया, मैं तो तबाह हो गया। मेरे बच्चों के पास ना अच्छी तालीम है, ना मेरे बच्चों के पास अच्छी सेहत इलाज करने के लिए पैसे हैं, ना मेरे पास अच्छे खाने के लिए पैसे हैं। आप हालात आकर देखें तो सही। ये तो वही माफिया जिसको मैं कहता हूं कि जो इन्वेस्टर है उन्होंने खरीद करके रख ली और उसके बाद मौके की तलाश में रहे। हुकूमत उनका क्या कर सकी कि आज आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 5000 में 5500 रुपए में आपको आटा मिल रहा है आपको, जबकि मेरे से 1800 और 2000 में ले ली। वो सारा नफा तो उन्हीं की जो झोली में डाल दिया जाता है और ये मतलब मैनेज किया जाता है। ये तो नहीं फिर है तो कि भी ये भी हुकूमत को सवाल उठता है ना कि एक तरफ हुकूमत किसान की एक्सपेक्टेशन से कम कीमत पर माल उनसे उठाती है, बाद में आवाम के लिए मजीद महंगा कर देती है। इस तरह तो जो मिल्स मालकान वाला माफिया है वो दुगना माल कमा रहा है। आप लोगों का असल काम हुकूमत की बजाय इन मिल्स मालकान का मुहासरा करना नहीं होना चाहिए? नहीं शिजिया, देखे बात यह है कि अगर हुकूमत जो है वो सपोर्ट प्राइस जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल दुरुस्त था। आपके इंडिया के अंदर कमो पेश 29 फसलों की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर है। मुझे ये नहीं समझ आती, अब इनको IMF ने नहीं रोका, इनको 1800 सीसी गाड़ियां की, इन्होंने कारनामा क्या किया ब्यूरोक्रेसी ने? मुझे बताए ना, क्या मुल्क को दिया है, क्या मुल्क के आवाम को क्या सहूलत दी है? और लेकिन उनके लिए तमाम राहत है और जो है आपके लिए मेरे लिए जो है वो तंगी ही तंगी है। मुझे बताए ना कि ये अगर इनकी वो पॉलिसी है, किसान को मैंने 10,000 20,000 ट्रैक्टर दिया, मुझे बताएं उसमें क्या इंकलाब आया? उसमें तो उस इंडस्ट्री का फायदा हुआ जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री जहां से किसान जो ट्रैक्टर नहीं खरीद कर पा रहा था, उसके पास जो है वो इतनी पेइंग कैपेसिटी फाइनेंशियल पावर नहीं थी, उसको फायदा दिया फैक्ट्री को। वो ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हैं किसान कार्ड कौन सा एहसान है? ये एक कर्जा है जो मैंने इसको वापस करना है और वो कर्जा मैं किसी भी बैंक से जाके ले सकता हूं। मैं उसमें देखें ये जो चीजें हैं ना, स्कीमें, ये आपको याद होगा कि पहले एक येलो कैप स्कीम चली थी, फिर कोई ट्रैक्टर स्कीम ले आते हैं। मुल्क को तो स्कीमों के ऊपर इन्होंने चलाया हुआ है। मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। आप तारीख उठाकर देख लें। लेकिन यहां पे जो है वो एक सत्यानाश किया जा रहा है, एक तबाह किया जा रहा है पूरे उस निजाम को, स्ट्रक्चर को, ज़राअत को, काश्तकार को। और तो और बुखारी साहब, गन्ने के हवाले से भी किसान शिकायत कर रहा है कि तकरीबन 3-4 साल पुराना रेट दिया जा रहा है। अगर इसी तरह जबरदस्ती हो रही हुई तो फिर तो किसान अगले साल के लिए इन फसलों की काश्त का बाइकआउट नहीं कर देगा, क्योंकि अगर लागत ही नहीं पूरी हो पा रही तो फिर नुकसान में क्यों मेहनत करें? जी बिल्कुल ऐसा होगा। शिजिया देखे, बात सुने, पिछले साल जो है वो 29 लाख टन गंदम कम हुई, ठीक है। अब हुकूमत ये कहती है कि जी हमने, जो कि मुझे खदशात है कि जी इतने एकड़ जो है वो हमने हदफ पूरा कर दिया, 1 करोड़ 62 लाख एकड़ के ऊपर पंजाब के अंदर और बाकी मुल्क के अंदर भी। मैं ये कहता हूं कि हम देखे, आलू हमारा नहीं बिक रहा और वहां भी हुकूमत की नाअहली, हुकूमत पाकिस्तान की भी। वो आलू का काश्तकार वो अलग रो रहा है बेचारा। उसने आप देखें कि जो है वो लाखों टन जो है वो उसने जमीन के अंदर रौंद दिया आलू को। क्या हमारे यहाँ या वैल्यू एडिशन नहीं है? क्या साथ में बुखारी साहब ये भी ऐड कर ले, जो कॉटन है जिसे वाइट गोल्ड भी हम कहते हैं, उसकी इंडस्ट्री से भी ऑब्वियसली इंडस्ट्री से इसका बड़ा अहम ताल्लुक है, इसकी इंपोर्ट भी 300% कम हो गई है।
मैं वही अर्ज कर रहा हूँ शिजिया कि कॉटन जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं, हालत ये है, ये तो कहते हैं ना कि जी हम फलां कर रहे हैं फलां, उसका रिजल्ट क्या है? मैं कहता हूं कि मुझे बुखार है और मैं वो गोली खाता हूं, अगर मेरा बुखार और तेज हो गया, इसका मतलब है कि वो गोली में असर नहीं है। मैं अब कॉटन की आपने बात छेड़ दी है, तो कॉटन को तो बाय डिजाइन इन्होंने बर्बाद की है, सिर्फ शुगर माफिया को फायदा देने के लिए। आज आप देख लें कि जो 4 साल पहले रेट था, वो गन्ने का रेट, और गन्ने के अंदर किसान को पूरी तरह कुचला गया। सिर्फ डीरेगुलेट के नाम के ऊपर इन्होंने एक नया हुकूमतों ने शुरू की है, क्योंकि खुद हुकूमतों की मिले हैं, इन्हीं लोगों की मिले हैं। आज किसान से 300 रुपए में गन्ना खरीद किया जा रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, खुदा की कसम लोग रोते हैं। मेरे पास वो मैसेजेस पड़े हैं, मैं आपके पास भेज दूंगा, कि वो जो साल सवा साल की फसल है, जिसके ऊपर जो है वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, 1 एकड़ के ऊपर हमारा 3 से 4 लाख रुपए जो है वो खर्च हो जाता है। पूरे साल हम मेहनत करते हैं, हम सांप लताड़ते हैं, बाजुका सांपों से घसे हम मौत वाकई हो जाती है। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ ये जो बर्ताव है हुकूमत का, मैं ये कहता हूं कि ये इंतहाई नामुनासिब है। आज जो है वो चीनी 230 से ऊपर चली गई, और इन्होंने जो है वो एक क्लब बना हुआ है इनका, शुगर मिल वालों का। इन्होंने सिंध ने भी यही जुल्म किया, पंजाब ने भी यही जुल्म किया, और उनको कोई रेट नहीं दिया। इन्होंने इकट्ठे बैठ के फैसला कर लिया, और फिर कटौतियां इतनी की हैं, और हम पीटते रहे हैं जो हमारे जो शुगर केन की सीट ही अबॉलिश कर दी इन्होंने, और उसको जो है अब कोई सुनने वाला भी नहीं है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, दुनिया में ना अक्सर ममालिक में फ्यूचर मार्केटिंग का तस्वुर है, अगले 1-2 साल की काश्त, और इस हवाले से हुकूमत रेट पहले से ही मुकर्रर कर देती है। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में भी यही निजाम होना चाहिए? जी शिजिया, ये तो हम चीख रहे हैं, आपके मीडिया के तवज्जुह से ये बात कह रहे हैं कि फ्यूचर मार्केटिंग आप करेंगे, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। आप जो है वो किस तरह से एक्सपोर्ट आप करेंगे कि आपको बाहर से जो कॉटन आए उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, जो मुल्क के अंदर कॉटन है उसके आप 18% आप टैक्स लगा देते हो। आप जो है वो कोई मराहत नहीं देते, और आप ये कहते हैं कि आप ज़राअत के अंदर जो है वो तरक्की ले आएंगे। हम कहते हैं कि देखें, हम जो फसल बीजते हैं, फ्यूचर मार्केटिंग क्या है? फ्यूचर मार्केटिंग ये है कि जो फसल इस वक्त मैं काश्त अभी नहीं की, मैंने करनी है, मुझे पता हो कि मेरा ये एक्सपेंडिचर आ रहा है, हुकूमत ऐलान करती है, उसके ऊपर जो क्रॉप कमीशन बैठता है वो उसको स्टडी करता है कि आने वाले वक्त के अंदर खाद का रेट क्या होगा, पेस्टिसाइड का रेट क्या होगा, बिजली का रेट क्या होगा, डीजल का रेट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट क्या होगा, और उसके बाद वो उसको अनाउंस करती है। आपके इंडिया में 2024 में जब गंदम खत्म हुई तो उन्होंने 2025 में काश्त होनी और 2026 में हार्वेस्ट होनी, उसका रेट उन्होंने मुकर्रर किया, ताकि किसान को पता चल गया कि जी हम ये अगर गंदम बीजेंगे तो हमें तो जो है वो अंधा रखा जाता है, हमारे साथ तो वो किया जाता है। तो आपके ये सारे ग्रीवेंसेस बुखारी साहब सुनने के लिए हुकूमत की जानिब से किसी नुमाइंदे ने कुछ राब्ता नहीं किया कि आप किसान के ये जितनी परेशानी है वो सुनी जाए? क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पंजाब हुकूमत के पास पैसा बहुत है। अभी एक लग्जरी त्यारा भी खरीदा गया है, और अब पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई गाड़ियां भी खरीदने की तजवीज दी गई है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। तो पैसे तो हुकूमत के पास बहुत है ना, तो ज़राअत में इतनी खुशहाली आ गई है कि हुक्मरान इस तरह की शाखर्चियां कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, ज़राअत के लिए तो आप देखें कि आज जितनी आपकी सब्जियां हैं, कहते हैं कि देखें प्याज का रेट कम है, आलू का रेट कम है। अरे भाई, तुम्हारा उसमें क्या लेना देना है? वो तो मेरे खून से जो है वो मैंने अपने मेरा हुआ, तो मार्केट के अंदर चूंकि हम एक फसल से जूते खाते हैं तो दूसरी फसल की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह आलू 9 लाख एकड़ के ऊपर था, अब 12 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो काश्त किया, चले भी हम आलू की तरफ चले जाएं, गंदम ने फायदा नहीं दिया। इसी तरह दूसरी फसल की तरफ हम आ जाते हैं। तो हर फसल का कोई मार्केटिंग का यहाँ मुल्क के अंदर निजाम नहीं है, कोई इसकी पॉलिसी नहीं है।
बाहर के मुल्कों में 5-5, 10-10 साल की पॉलिसियां देते हैं और यहाँ पे डंक टपाओ पॉलिसी देते हैं। यानी ये अभी जो गंदम की पॉलिसी दी है, मुझे बताएं, ये तो गंदम की काश से पहले आ जानी चाहिए थी। अगर ये अब आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको डीरेगुलेट करने का शौक है हुकूमत को तो फिर कीजिए, मगर ये मत कीजिए कि आप रोटी का रेट मुकर्रर कर दें। रोटी बिल्कुल का ठीक। आप बेवकूफ समझते हैं, अहमद समझते हैं किसान को। आप रोटी बिल्कुल का ठीक। रेट पंजाब मुकर्रर हुकूमत को करके किसान के तमाम ग्रीवेंसेस सुनने चाहिए क्योंकि सबसे बड़े इफेक्टिव वही हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने सुनी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक का पहला हफ्ता मगर अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात ने कई ख़ानदानों के चराग गुल कर दिए। डेरा इस्माइल खान, बनू और कोहाट जैसे इलाकों में हमलों ने यह सवाल फिर जिंदा कर दिया है कि सरहद पार मौजूद अनासर को कौन सहूलत दे रहा है। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत जो बाकायदा अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रही है और ख़ुद कर रही है, अब वो पाकिस्तान को धमकियां लगाने पर उतर आई है। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इस वक्त खित्ते के तमाम बड़े मुमालिक, चाहे वो चीन और रूस, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम के हवाले से एक पेज पर हैं कि ये अवामी नुमाइंदा नहीं बल्कि काबिज हुकूमत है जिसका खात्मा अफगानिस्तान के अवाम के लिए भी ज़रूरी हो चुका है। उधर आलमी मंजरनामा भी गैर यकीनी का शिकार है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं जिसमें खास तौर पर वो जहाज निशाना बनाए गए हैं जो ईरानी तेल फरोख्त करके मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए फंड्स फराहम कर रहे हैं। पाबंदियों के तहत 12 जहाज़ों, मुतअद्दिद कंपनियों और अफराद को निशाना बनाया गया जिनके अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और अमरीकी शहरियों के लिए उनके साथ माली लेन देन ममनू हो जाएगा। आज जिनीवा में मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो रहा है। क्या सफारतकारी कामयाब होगी या मशरक़ वुस्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ेगा? इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दूसरा का दौरा इसराइल और नेतन्याहू से मुलाकात है। ये वही नेतन्याहू हैं जो गजा में 70,000 से ज़ायद लोगों की अमवात का जिम्मेदार है और मोदी वो शख्स है जो कश्मीर के लाखों मुसलमानों की जिंदगी अजीरन करने और नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। क्या ये मुलाकात सिर्फ सफारती और दिफाई ताउन तक महदूद है या खित्ते में नई स्ट्रेटेजिक सफबंदी का इशारा? क्या इसराइल का दिफाई इत्तेहाद जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए खतरा बन सकता है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। ब्रिगेडियर साहब, जब ये तय हो चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्या हमें मगरबी सरहद पर लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर प्रिसीजन स्ट्राइक्स को बाकायदा पॉलिसी बना देना चाहिए ताकि वाज़ेह पैगाम जाए कि पाकिस्तान अब सिर्फ एहतजाज नहीं करेगा बल्कि जवाब भी देगा? बिल्कुल, बिल्कुल आप समझ लें कि ये अब फैसला हो चुका है। अब एक कोई ऐसे बातचीत की बात ही नहीं है। अब जो होगा जी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इनसाइड अफगानिस्तान होंगे। वी विल गो आफ्टर हाई वैल्यू टारगेट्स होंगे जहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, जहां से इनके तश्कीलें आ रहे होंगे। तो वी विल कंटिन्यू विद एयर स्ट्राइक्स भी होंगे और इसमें ड्रोन्स की स्ट्राइक्स हो सकती हैं, आपकी आर्टिलरी स्ट्राइक्स हो सकती हैं और इसके अलावा लिमिटेड ऑपरेशंस जो है बॉर्डर रीजन्स पे ये भी हो सकती हैं। सो ऑल ऑप्शंस खुले हैं और दैट्स वाई कि हमने सबको अभी कन्वे किया है, पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज। पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी पे, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन और सिक्योरिटी फोर्सेज और जिस तरीके से रिसेंट पास में हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है और बखर में जो वाकया हुआ है, दैट इज अ सीरियस डेवलपमेंट। और जिसमें उन्होंने आपको इशारा दिया है कि हम पंजाब में भी वहां से दाखिल हो सकते हैं। देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, द बेस ऑफ ऑपरेशन जो एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म है दैट इज अफगानिस्तान। और वहां पे अब खुल के अफगान तालिबान रजीम के कनाइवेंस से, उनके फैसिलिटेशन से ये वाकयात हो रहे हैं। सो हमने तमाम ऑप्शन अभी खुले हैं। अब किसी से हमने पूछना नहीं है, ना किसी से हमने कोई बात करनी है। स्ट्रेट अवे जहां से ये दहशतगर्दी एमिनेट करे, वी विल स्ट्राइक देयर। बिल्कुल। और सर, चाइना, रूस, ईरान और टर्की समेत खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वो तालिबान हुकूमत को नुमाइंदा नहीं समझते।
क्या पाकिस्तान को रीजनल ब्लॉक बनाकर काबुल में वहां की अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के लिए आलमी दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा रजीम से तो अमन की तवक्को हम नहीं रख सकते? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए और जो समझ ले दे हैव चार्ज शीटेड अफगान तालिबान रजीम, उन्होंने कंफर्म कर दिया अफगानिस्तान एपिक सेंटर है। उन्होंने कहा 23,000 दहशतगर्द यहाँ पे हैं और हाफ उनका फॉरनर्स है। फिर उन्होंने बताया कि इस्लामिक स्टेट भी है, अलकायदा भी है, TTP है, BLA भी है, थ्रेट टू साउथ एशिया, पाकिस्तान। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है पाकिस्तान के साथ जो मसाइल है इसी वजह से हो रहे हैं। सो एक तो ये चीज है। आप देखें रशिया वॉज द ओनली कंट्री जिसने इनको तस्लीम किया था। अब जब उन्होंने इनको चार्जशीट किया, जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किया, दुनिया में किसी मुल्क ने बात नहीं की सवाए इंडिया की जो अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। सो देखें बड़ी चीजें क्लियर है। और अब लाइकली जो अफगानिस्तान के अंदर से डेवलपमेंट हो रही है, नदर्न अलायंस दोबारा मुनज़्ज़म हो चुका है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम उन इलाकों में जहाँ पे नॉन पश्तून इलाके हैं वहां पे तालिबान रजीम को वहां से उन्होंने कहा हम उसको वहां से निकालेंगे, दे विल टेक ओवर दैट एरिया। सो लाइकली है, आप देखेंगे नदर्न रेजिस्टेंस फ्रंट का जो एरिया है, स्पेशली नॉर्थ और जो वेस्ट अफगानिस्तान है, वो इन हालात की वजह से अलग भी हो सकता है, वाह खान भी इनके हाथ से निकल सकता है। अफगानिस्तान में सर NRF अहमद मसूद वाला ग्रुप दोबारा तालिबान के खिलाफ एक्टिव हुआ है और हक्कानी ग्रुप भी नाला दिखता है, और ये तमाम ग्रुप्स ग्राउंड पर अपने अपने इलाकों में अवामी नुमाइंदगी भी रखते हैं। क्या अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद मुखालिफ ग्रुपों के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट हमारे लिए एक काबिल अमल ऑप्शन हो सकता है कि हम उनको एंगेज करें, अपने साथ मिलाएं इस रजीम के खिलाफ? बिल्कुल, अभी तो उन हालात पे आए हैं कि उस मुल्क से जहां से दहशतगर्दी आपके खिलाफ हो रही है 5 साल से हो रही है, डिस्पाइट द एविडेंस आपने दुनिया को भी दिखाया, अफगान तालिबान रजीम को भी दिखाया, कतर को भी दिखाया, तुर्किया को भी दिखाया, सऊदी को भी दिखाया, इसके बावजूद वो इस बात पे तसलसल के साथ आपके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इन दहशतगर्द ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं। सो पाकिस्तान विल ऑल ऑप्शन जो है पाकिस्तान के डिस्पोजल पे वो यूज कर सकता है। इवन नदर्न रेजिस्टेंस फ्रंट को मैं तो कहता हूँ हमें खुल के सपोर्ट करनी चाहिए। जिन हालात वाकयात में अगर कल नॉर्थ से वो अलग हो जाते हैं तो उनको होना भी चाहिए, क्योंकि देखें द पश्तून्स दे कंस्टिट्यूट 42% ऑफ टोटल अफगानिस्तान, जबकि 58% तो नॉन पश्तून से, उनके तो कोई गवर्नमेंट में सही ही नहीं है। दोहा एक्कॉर्ड ने कहा था देयर शुड बी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तो वो हुई नहीं है। तो मेरा ख्याल में जिस तरह रैप्चर्स हैं आप देखें विद इन अफगानिस्तान, कंधारी ग्रुप है, ऊपर से ये हक्कानी ग्रुप है, और तो इसमें तकसीम है, कंधारियों में आपस में तकसीम है। तो मेरा ख्याल में कि एक वक्त ऐसे आएगा जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दे मे एंड अप इन सिविल वॉर अगेन। एंड सर देयर इज नो डाउट, इनफैक्ट पूरी दुनिया ये जानती है अब तो कि अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी हैं। अब वही मोदी जो कश्मीर में कत्लेआम कर रहा है वो आदमी नेतन्याहू से मिलने गया है, दोनों के दरमियान मिलिट्री समेत दीगर मुआहदे भी हो रहे हैं और नेतन्याहू के बयानात इंतहाई खतरनाक सामने आ रहे हैं जिसमें वो मुस्लिम उम्मा में तफरीक डालकर उसको खत्म करने की बात कर रहा है। भारत नेचुरली उसका वाहिद सपोर्टर है। क्या हमें इस हवाले से अब रूस, चीन, टर्की और ईरान के साथ खुलम खुला सामने नहीं आ जाना चाहिए? कि हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, हमने बड़ा वाजे किया है, हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कैम्प, चाहे वो चाइनीज है, अमेरिकन है, रशियन है, लेकिन हम न्यूट्रल हैं। और हमने देखें दैट्स वाई हमें कहते हैं कि वी आर ए मिडिल पावर और मल्टी अलाइनर के तौर पे माना जाता है कि आपकी जो फील्ड मार्शल की पर्सनालिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमने सबके साथ ताल्लुकात मेंटेन रखे हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोवरेनिटी। दैट्स वाई हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ है, प्राइम मिनिस्टर भी रशिया भी जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमें किसी अलायंस में नहीं, लेकिन जिस तरीके से अभी इसराइलीज प्रोपिगेट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डिवाइड कर रहे हैं सेक्टेरियन लाइंस में कि ये एक अलायंस बनने जा रहा है। सो पाकिस्तान हैज टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा कहाँ पे इंटरेस्ट है। क्योंकि एक ये भी आइडिया कुछ लोग फ्लोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे के बाद अब इसको मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। अगर उसमें हम टर्की, चीन, ईरान समेत और ममालिक को भी अपने साथ मिलाएं तो ये ज़्यादा मौसर तरीका साबित हो सकता है इसराइल, भारत और अमेरिका पर दबाव डालने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। दैट्स वाई देखिए इसराइलीज ने इसको प्रीएम्प्ट कर दिया। इसराइलीज ने कह दिया कि पाकिस्तान
जो है सऊदीज के साथ, तुर्किया के साथ या कतर के साथ मिलके सुनी एक्सिस बना रहा है, तो उसको वो प्रोपेगेट डिफरेंट एंगल देके उसको कर रहे हैं। तो लेकिन लाइकली है, इसमें ये हो सकता है कि फ्यूचर में ये अलायंस इस तरह का बन सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखें कि मिडिल ईस्ट में कंट्रीज जो दे आर डिवाइडेड, इवन गल्फ के अंदर देखें यूएई का एक डिफरेंट सोच है, कतर की डिफरेंट सोच है, वो सऊदी अरब के साथ कोई अच्छे उनके ताल्लुकात नहीं है। और वी अंडरस्टैंड कि इवन पाकिस्तान के अंदर या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जो डायनेमिक्स है या उनका इंटरेस्ट है, जो बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हो रहे हैं या तालिबान के सपोर्ट में, तो हमें भी बहुत सारी चीजें वाज़ेह तौर पर पता है कौन क्या कर रहा है। क्योंकि अगर ईरान में ऐसी कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो ऑब्वियसली हम भी उससे इफेक्ट डेफिनेटली होंगे। आज जिनीवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मैदान में फौजी नकलो हरकत भी बढ़ रही है। क्या ये डिप्लोमेटिक कवर फॉर मिलिट्री प्रेशर नहीं है? क्योंकि अमेरिका की नई पाबंदियां बड़ी वाज़ेह हैं तौर पर जंगी तैयारी का हिस्सा लगती हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये प्री कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक आइसोलेशन मॉडल है जिसके बाद फिर कायनेटिक एक्शन आता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि आज जो जेनीवा में बातचीत हो रही है, जो स्टार्ट हो चुकी है, इट इज ए लास्ट डिश एफर्ट, आप समझ लें। मेक और ब्रेक वाली बात है। और देखें स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में जहां ट्रम्प ने बात की और उन्होंने थ्रेट भी किया, डिप्लोमेसी की भी बात की, बट एट द सेम टाइम का थ्रेट भी है। अब देखें जो लाइकली सिनेरियो बनेगा, अब जो ये न्यूक्लियर पे बात करेंगे, न्यूक्लियर पे देखें 3 बड़े इश्यूज हैं उस पर उन्होंने करना है कि इन्रिचमेंट कितनी करनी है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है दैट इज 60% है, वो उसका क्या डिस्पोजल होगा। और तीसरी चीज है कि क्या मैकेनिज्म डेवलप होगा फ्यूचर में मॉनिटर करने का। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, अगर ये जाते हैं 3% पे एग्री करते हैं, अभी जिस तरह प्रपोजल दिया है ईरान ने 3%, जी। तो पिछला जो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज 3.67%। तो ट्रम्प से लोग सवाल पूछेंगे भाई फिर आपकी अचीवमेंट इसमें क्या है। सो वो ट्रम्प के लिए भी मुश्किलात होंगी, दैट इज वन थिंग। अगर देखे स्टिल इफ दे कंक्लूड सम बातचीत, तो इसके बाद वो कहेंगे कि अब सेकंड हम फेज में बातचीत करेंगे मिसाइल्स पे, और उसके बाद कहेंगे प्रॉक्सीज पे बात करेंगे, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो क्योंकि देखिए जितनी मैसिव बिल्डअप किया है, जिस तरह डिप्लॉयमेंट हो चुकी हैं, ईरान की इंसर्कलमेंट हो चुकी है, और इस वक्त इसराइल का बड़ा प्रेशर है। आल्दो देखा जाए ना, व्हाट आर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के क्या हैं। अमेरिका का तो कोई ईरान थ्रेट तो नहीं कर रहा है, यहाँ डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो लेकिन जब देखें, जब भी नेतन्याहू वाशिंगटन गए हैं, वहां पे जाकर उन्होंने सिचुएशन चेंज करवा दी है। तो आजकल जो कुछ अभी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इसराइल। इसराइल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसराइल को ज्यादा इसराइल ही चला रहा है अमेरिका की भी सारी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज। और अमेरिका बार बार ईरान के मिसाइल सिस्टम के खिलाफ भी बात करता है और उससे खौफजदा महसूस होता है, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी कंसर्न थे। वो कह रहे थे कि ये ईरान क्यों नहीं आखिर गिव अप कर रहा। आखिर ईरान के पास ऐसे कौन कौन से मिसाइल्स हैं और उनकी वाकई रेंज इतनी है कि वो जल्द अमेरिका यूरोप तक निशाना बना सके, या वो फिर थ्रेटनिंग हो सकते हैं इसराइल के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे पहली बात तो ये है, ईरान के पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है एज फार एज दिस मिसाइल्स आर कंसर्न। और इवन जो पिछली जब जंग हुई उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ईरान ने दी थी अपने मिसाइल सिस्टम्स पे दी थी, दैट वाज वन थिंग। जो ईरान के शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं वो गल्फ कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, तो उसमें तमाम इनके बेसिस भी, अमेरिकन बेसिस भी आ जाते हैं। जो इनके मीडियम रेंज मिसाइल है 2000 किलोमीटर का रेंज है, वो आपको इजिप्ट को भी स्ट्राइक कर सकता है, तुर्किया तक स्ट्राइक कर सकता है, इवन यूरोपियन कुछ कंट्रीज भी उसमें आ सकते हैं। जो अभी उनका जो लेटेस्ट जो खुरम शहर मिसाइल था, या फतेह 1 है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये इनको थ्रेट है इसराइल के लिए। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्यों कहा कि फ्यूचर में ये हमें भी थ्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इनके पास कैपेबिलिटी है, दे में डेवलप हो सकता है। जो नैरेटिव सेट कर रहा है कि ये फ्यूचर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर सकते हैं और हमें थ्रेट करेंगे। तो प्रेजेंटली उन्होंने कहा कि यूरोप को थ्रेट कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंटली अमेरिका को भी थ्रेट कर सकते हैं। तो एक नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, और इसी को देखें कि अल्टीमेटली मुझे लगता है यही, अगर न्यूक्लियर पे बातचीत कोई कामयाब होती है फिर इसको पकड़ के बैठ जाएंगे। सर, बाज़ इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो मुख्तलिफ हवालों से ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान की हदूद में गुज़श्ता 2 दिनों में कई चाइनीज़ और रशिया के भी तैयारे और दीगर टेक्नोलॉजी की नकलो हरकत भी महसूस हुई है। आप क्या समझते हैं कि ईरान सिर्फ फ्रंट फुट पर है और बकिया
सारी अस्करी सपोर्ट चीन और रूस की ग्राउंड पर मौजूद है। शायद ये भी वजह हो ज्यादा कंसर्निंग है अमेरिका के लिए। देखें एक वजह वो ये भी कह रहे हैं तो स्ट्राइक्स ईरान के अंदर स्ट्राइक करने की कि दे हैव वेरी क्लोज रिलेशंस विद आवर एनिमीज चाइना एंड रशिया, दिस इज वन ऑफ द प्रिटेक्स, वो भी कह रहे हैं। और पिछले 2-3 हफ्तों में जिस तरीके से कार्गो जहाज आए हैं और रशिया की जी। तरफ से चाइनीज की तरफ से, तो वो बिहाइंड द सीन सपोर्ट तो यकीनन वो कर रहे हैं और अपना वो सैटेलाइट सिस्टम भी उनके पास अवेलेबल होगा। और देखें कि रशिया की बड़ी ख्वाहिश होगी कि इस जंग में अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचे, इवन कोई इनको जहाज गिरे। तो देखें ना, सिंबॉलिक चीजें होती हैं जो कि अमेरिका का माइट है। अगर आपका एक मिसाइल जाके हिट करता है इब्राहिम लिंकन को, तो अगर वो सिंक नहीं भी करता है, लेकिन जो ग्लोरी है, दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो फ्रैक्चर हो जाएगी। तो वो इस तरह के ख्वाहिशात बहुत सारों की हैं। और मेरा ख्याल में कि हालात लेकिन जो कुछ होता है अगर ईरान में, इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन। और सर गॉड फॉरबिड अगर बड़े पैमाने पर ये जंग खित्ते की लपेट में लेती भी है, तो क्या ये सिर्फ खित्ते की जंग रहेगी या फिर हम इसको आलमी जंग के तनाजुर में देख सकते हैं, जहां ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दुनिया के पावर हाउस अपनी बका की जंग लड़ें और शायद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आए, या इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खत्म होके मल्टी पावर्स में शिफ्ट हो जाए? ऑलरेडी देखें, अमेरिका का स्टेटस ऑलरेडी वो खत्म हो चुका है। अब अमेरिका उसको बेसिकली कोशिश कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। अभी इट हैज बिकम ए मल्टीपोलर वर्ल्ड है। दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका। तो वो चीज है। अभी ये एक आलमी जंग पे नहीं जा सकती, बट खित्ते के अंदर जो बाकी गल्फ कंट्रीज है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो इसलिए होंगे अगर उनके बेसिस इस्तेमाल होते हैं, उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल होती है। अब जॉर्डन तो खुल के उनके 70-60 जहाजों को अकोमोडेट किया है। आप देखें कि कतर में अल उदैद बेस है, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट बैठी हुई है, इराक में है, सीरिया में है, ओमान के अंदर लोकेशन है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन ये है, देखें कि ईरान स्ट्राइक जब फ्यूचर में करेगा, खाली वो बेसिस पे नहीं जाएगा, तो फिर वो इन कंट्रीज के बाकी स्ट्रक्चर्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जाएगा। तो जिससे मेरे ख्याल में इनका बहुत मसले पैदा हो सकते हैं इन ममालिक के लिए। ठीक सर, लास्ट आपका लेना चाहूँगी ओपिनियन के ट्रम्प के हवाले से अमेरिका के अंदर भी बड़े सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, स्पेशली गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से, क्योंकि तमाम पाबंदी हम देख रहे हैं कि वो गज़ा के लोगों के लिए। नेतन्याहू साहब तो वो वैसे के वैसे ही खुलकर ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, वो उसमें मौजूद हैं, लेकिन फ़लस्तीन का कोई नुमाइंदा उसमें मौजूद नहीं है और अमरीकी सफ़ीर भी ऐसे ही बयानात दे रहे हैं। आप समझते हैं कि ये पीस बोर्ड जो है ये वाकई अमन के लिए बनाया गया है? देखिए, यकीनन जी, देखें कि इसमें बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक ये वैसे बना है। 2803 जो था उसके रेजोल्यूशन को बेसिकली बेस करके बना है। और उसमें देखें 8 इस्लामिक कंट्रीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ फाउंडिंग मेंबर इसमें है। इससे बड़ा फायदा होगा जब ये इन प्लेस होगा, तो देखें कि एक एग्जेक्टिव बॉडी बननी है, फिर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनना है, वो फलस्तीनियों का होगा। फिर एक स्टेबलाइजेशन फोर्स बैठेगी, उससे जो कत्ल गारत हो रही है, अभी भी हो रही है, वो बंद हो जाएगी। और यही इजरायली इसने चाहते हैं। ट्रम्प एटलीस्ट ये चाहता है कि भाई दुनिया को ये इंप्रेशन ना हो वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय इजरायलीज। वो अब चाहता है कि कुछ उनकी भी सुनी जाए। तो दैट्स व्हाई मेरा ख्याल में दिस बोर्ड ऑफ पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट खित्ते के लिए। और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे इसमें बहुत सारे मसाइल आपके, इसमें अफगानिस्तान भी फ्यूचर में डिस्कस हो सकता है, इसमें इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी डिस्कशन में आ सकती है। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।